दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नए आपको मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा की बोली के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए नंबर राजस्थानी है, बी नंबर पहाड़ी हिंदी है, सी नंबर मागधी है और डी नंबर पूर्वी हिंदी है। तो ये किस भाषा की बोली के आधार पर है? ए नंबर जो राजस्थानी है, राजस्थानी अगर ये पूछ लीजिए जाए कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है राजस्थानी, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। 3 बोलियां होती हैं, 3 भाषाएं होती। कौन सी? एक राजस्थानी भाषा होती है, एक गुजराती भाषा होती है और एक पश्चिमी पश्चिमी भाषा होती है। पश्चिमी भाषा होती है। तो जो राजस्थानी भाषा होती है उसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? इसमें 4 बोलियां मानी जाती हैं। पूर्वी, फिर पश्चिमी, फिर उत्तरी है, फिर दक्षिणी बोली होती है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो पूर्वी भाषा होती है वो होती है जयपुरी या ढूंढाती होती है। उसके बाद जो उत्तरी होता है वो मेवाती भाषा होती है। बोलिए कह सकते हो, भाषा कह सकते हो, मेवाती बोली होती है। उसके बाद उत्तर तो हो गया मेवाती। अब जो पश्चिमी है, पश्चिमी में मारवाड़ी आती है। दक्षिणी में क्या आता है? मालवी आती है। तो हमने देखा कि जो राजस्थानी है उसके अंदर कौन कौन बोलियां हैं? तो पूर्वी में ढूंढाती, उत्तरी में मेवाती, पश्चिमी में मारवाड़ी और फिर मालवी दक्षिणी में आता है। तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसकी बात की जा रही प्रश्न में। तुम्हारा ए नंबर गलत हो गया है। पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी हिंदी है ये अगर पूछ ले किस अपभ्रंश से आती है, तो ये खस अपभ्रंश से आती है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां होती हैं? एक कुमायूं होती है, कुमाऊनी जो बोलते हैं कुमायूं, और गढ़ वाली बोली होती है। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। सी नंबर मागधी है। जो मागधी है ये एक अपभ्रंश है। मागधी एक अपभ्रंश है। ये गलत हो गया है। हमारा बचा डी नंबर तो सही हो गया है, लेकिन ऐसे तो हम जाएंगे नहीं बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्व किए हम तो यहाँ से गुजरेंगे भी नहीं। तो हमने जो पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी ये आती है अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी आती है। अब पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। एक है अवधी बोली, फिर है बघेली बोली और फिर है छत्तीसगढ़ी बोली। 3 बोलियां, अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए नंबर कंठ, बी नंबर कंठ प्लस ओष्ठ, सी नंबर कंठ दंत प्लस ओष्ठ, डी नंबर मूर्धन है। तो हमारा जो कंठ है, कंठ में क्या आता है? का, खा, का, घा अंग आता है। फिर उसके बाद ताल आता है, कंठ ताल। फिर चा, छा, जा, झा, इया। फिर आता है मूर्धन। क्या आता है? मूर्धन। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। फिर दंत, दंत में ता, था, दा, था, ना, दंत आता है। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ में आते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। देखो ये क्वेश्चन से हम कहां तक चले गए। अब उसके बाद एक स्टेप और,
हमारा क्वेश्चन होता है, तो अब दोनों के जो मिलने से जो उसका उच्चारण स्थल क्या है, तो कंठ और ओष्ठ के मिलने से ओ हो जाता है। अच्छा, एक इसमें जो है, जैसा ओष्ठ होता है, ओष्ठ में पा फा बा मा आता है, लेकिन जब कंठ और ओष्ठ मिलते हैं तो ओ का उच्चारण होता है, ओ का होता है, औ का होता है और आ का हो जाता है। 3 ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण निकलता है, ओ निकलता है कंठोष्ठ में। दंत ओष्ठ में क्या निकलता है? वन निकलता है। दंत ओष्ठ में वन उच्चारण स्थल निकलता है, क्योंकि आप इसका अगर बोलेंगे कि दंत व ओष्ठ, तो वह आपको निकलेगा उच्चारण स्थल, वह हो जाएगा दंत व ओष्ठ में। एक बचता है कंठ और मूर्धन, तो उसमें ए और आय आता है। जब दोनों वर्ड मिलते हैं, कंठ और मूर्धन मिलता है, तो उसमें आता है ए आय। तो ये 3 के मिलने से उच्चारण स्थल हमको मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ में। हमारा बी नंबर जो है वो सही है। अच्छा, जो कंठ ताल में मैंने बताया था, वो उसका ट्रिक क्या होता है? जैसे मैंने बोला था कि कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, ओष्ठ होते हैं। तो उसमें क्या होता है? अघोष, अघोष और संघोष, संघोष। ठीक है, पहले अघोष सघोष होता है, फिर उसके बाद संघोष संघोष होता है, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण होता है। तो इसका ट्रिक क्या चलता है? जैसे बोल दी जाए का, खा, गा। गा किसका अगर पूछ लिया जाए कि गा में ये अघोष है कि संघोष है कि अल्प प्राण है कि महाप्राण होता है, तो जो महाप्राण होता है, तो 1 3 5 का ये ट्रिक चलता है। 1 3 5, 1 3 5 का ट्रिक चलता है। 1 3 5 है, 2 4 6 है। तो हमारा जो 1 होता है वो अल्प होता है, जो 3 होता है वो अल्प होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर जो 4 आता है 1 2 1 2 3 अल्प महा अल्प, है ना। तो अल्प जो है ग नंबर, ये अल्प में आ जाएगा, अल्प प्राण होता है। अगर संघर्षी और अघोष पूछ रहा तो अघोष अघोष ये संघर्षी हो जाता है, अघोष अघोष। तो ये देखो, इसका क्या होता है कि सबसे बढ़िया आसान तरीका ये होता है कि आप इसको याद कर लिए जाए, याद कर लें। अगर याद कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि अघोष अघोष होता है और संघोष संघोष। शुरू वाले जो 2 स्टेप होते हैं वो अघोष अघोष में आते हैं, फिर उसके बाद संघोष संघोष में आता है। आपका रिवीजन ही हो रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, ए नंबर, बी नंबर है हरा पीला, सी नंबर है 4 और डी नंबर है राम लक्ष्मण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाण विशेषण होता है। तो जो हमारा ये जो 4 लिखा हुआ सी नंबर, ये होता है जो संख्यावाचक विशेषण होता है, उसमें ये 4 आ जाएगा। तो हमारा ये तो ठीक है। जो छोटा बड़ा किस में आता है? गुणवाचक में। गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक में उसकी गुण, जैसे आकार बोधक क्या होता है? विशेषण। उसके बाद होता है रंग बोधक विशेषण होता है। उसके बाद आकार बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, कालवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये उसके भाग होते हैं, गुणवाचक विशेषण के भी भाग होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो छोटा बड़ा है, ये आकार बोधक है। तो आकार बोधक किसके अंतर्गत आता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आकार बोधक जो होता है छोटा बड़ा, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है।
हरा पीला ये भी एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये इसका भेद है, गुणवाचक विशेषण का भेद होता है रंग बोधक विशेषण। 4 ये संख्यावाचक हो गया है, बचा डी। डी क्या है? ये ऑप्शन सही है, ये एक विशेषण नहीं है, राम लक्ष्मण एक संज्ञा है, तो ये क्या है? ये एक संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं है, तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन मनोहर खाना खाया होगा। खाया होगा कौन से काल है? आशनभूत ए नंबर, अपूर्ण भूत बी नंबर, संदिग्ध भूत सी नंबर, समान वर्तमान डी नंबर। देखो समान वर्तमान क्या होता है? समान वर्तमान होता है वह जाता है, वह खाता है, ये एक समान वर्तमान हो गया है, तो हमारा सी नंबर डी नंबर है वो गलत हो गया है। अब हमको जानना है कि एबीसी में आसनभूत क्या होता है? आसनभूत कह सकते हो या पूर्ण भूतकाल कह सकते हो? नहीं, आसनभूत या पूर्ण वर्तमान काल, गलती निकल गया था, वो पूर्ण नहीं, वो पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हो। ये एक क्या होता है? ये सेम होते हैं। वो हम ये बोल दें कि मोहन खाना खाया है, तो मोहन जो है ना, जो है खाना खाया है, तो ये क्या है? ये एक आसनभूत है, मोहन खाना खाया है। अगर ये बोल दिया जाए कि मोहन अपने घर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा है, तो इसमें अंतर होता ना। तो जा रहा था ये क्या है? अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होगा कि मोहन अपने घर जा रहा था। अब बचा संदिग्ध, तो संदिग्ध तो आंसर सी हमारा संदिग्ध हो जाएगा। लेकिन उदाहरण क्या होता है कि मोहन खाना खाया होगा। अगर बोल दिया जाता मोहन खाना खाया हो, तो ये संभाव हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। अब ये हमारा सी नंबर क्या है? आंसर सही हो जाएगा, संदिग्ध भूत होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। दो भेद होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका केवल आंसर जाना है हमको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में बहुव्रीहि समास ए नंबर, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास बी नंबर, तत्पुरुष समास सी नंबर, द्विगु समास डी नंबर। इसमें से कौन सही होगा जो प्रतिमान में सही होगा? प्रतिमान क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। क्यों? अव्यय में क्या होता है? अव्यय में जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ वो अव्यय रहता है। प्रति क्या है? ये पूर्व पद के साथ साथ क्या है? अव्यय पद है। प्रतिमान क्या है? एक ये अव्यय पद है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। जो इसमें लिखा हुआ तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक होते हैं। इसका अगर ये परिभाषा होती है कि इसका उत्तर जो पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसके साथ साथ कारक होते हैं। कारक के आधार पर हम उसको बांटे हुए हैं कि ये द्वितीय या तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो जो तत्पुरुष, जैसा ये बोल दिया चिड़ी मार, चिड़ी मार, तो चिड़ी मार में कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा चिड़ी मार में? तो चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला होता है चिड़ी मार। अब को आ गया है, तो अब ये आ जाएगा, देखो तत्पुरुष समास हो गया है, उसके अंतर्गत ये कर्म कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का कर्म
तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो क्योंकि कर्ता ने कर्म को, इसलिए चिड़ी को मारने वाला। जैसा होता है, एक उदाहरण होता है देशभक्ति। देशभक्ति ये कौन समास है पूछ लिया जाए देशभक्ति में, तो देश के लिए भक्ति, के लिए, देश के लिए भक्ति होता है। तो जब देश के लिए भक्ति होता है तो हम इसको, चलो ठीक है, ये तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया है, लेकिन कौन सा कारक है, ये एक संप्रदान कारक है। तो हम ये बोलेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये देश भक्ति हो जाएगी, देश के लिए भक्ति है। द्विगु क्या होता है, ये एक संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें संख्या होती है। क्योंकि जो संख्यावाचक विशेषण, अभी मैंने बोला था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण होता है। तो वही द्विगु में संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौराहा होता है, तिराहा होता है, तो उसमें संख्या होता है। तत्पुरुष का उदाहरण हो गया है। अव्ययी तो ये है ही है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जो तीसरे पद की ओर, मतलब दोनों पद को छोड़ करके जो तीसरे पद की ओर इंगित करता है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है जातिवाचक। कामायनी, बी नंबर लंगड़ाम, सी नंबर वकील, डी नंबर गोदावरी। अब जैसे बोल दिया जाए कामायनी, ये क्या है कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये तो क्या हो गया, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लो हो गया, मानना क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। लंगड़ा आम, अच्छा आम होता तो उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन इसमें बोल दिया गया लंगड़ा आम, सफेदा आम, देसी आम, ये आम, तो ये एक व्यक्तिगत, मतलब ये क्या होता है, जैसे तुमको संज्ञा मालूम होगा ना, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दूसरा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा होता है, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा होता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं 3, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तो समझ जाओगे, लेकिन हमारा जो है 3 में कंपटीशन होता है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो अब 3 में हमको समझना है, तो मैंने बोल दिया कि कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके जैसे कोई नहीं है, कामायनी जैसे कोई नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंगड़ा आम, लंगड़ा आम में इसके जैसा कोई नहीं है, लंगड़ा आम मान लो, चलो ठीक है। सफेदा आम हो गया, उसकी वैरायटी अलग हो गई है। देसी आम हो गया है, कलमी आम हो गया है, ये इसकी वैरायटी अलग है, तो इसलिए बोलते हैं इसके जैसा कोई नहीं है। तो इसीलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। वकील, वकील क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, इसके जैसा, वकील के जैसा एक वकील नहीं कई वकील होते हैं, तो इसीलिए जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। जैसे गोदावरी है, गोदावरी एक नदी है, अगर नदी बोल देता इसमें तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, न कि व्यक्तिवाचक। तो इसमें गोदावरी इसके जैसा कोई नहीं है, तो गोदावरी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, सी नंबर। एक वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं है, बहुवचन में नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुवचन में नहीं है, क्वेश्चन भी सही से पढ़ा जाता है। पहला नंबर है कपड़े, सही है गलत। शक्तियां, पैसे,
बुढ़िया। बुढ़िया क्या है? अच्छा, कपड़े क्या है? जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा का कपड़े बन गया है, ठीक है, ये बहुवचन है। जैसे क्या होता है कि लड़का होता है ना, आ का जो अकारांत होता है, उका वो जो अकारांत होता है और इकारांत, देखो दोनों सेम होता है। जैसा होता है, अगर अकारांत में होता है तो ए होता है अकारांत में। अगर इकारांत है, जैसे बालिका, लड़का में लड़के हो जाएगा, बालिका में बालिकाएं, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिंदी हो जाएगी, एक जो मात्रा हो जाएगी वो बालिकाएं, है ना। तो उसमें जो है ए हो जाएगा, इसमें ए हो जाता है अकारांत में और इकारांत में, यही अंतर होता है। तो जो कपड़ा है कपड़े हो गया है, लड़का है लड़के हो गया है, घोड़ा है घोड़े हो गया है। तो ये उदाहरण होते हैं कि जो अकारांत होता है, पुल्लिंग होता है, उसमें ए हो जाता है। उसके बाद उसमें ए हो जाता है, बालिकाएं जैसे होता है, काएं लिखते हैं। उसके बाद शक्तियां, शक्ति का शक्तियां, तो ये भी एक बहुवचन है, शक्तियां। अगला है पैसा, पैसे का पैसे हो जाता है, पैसा गिना जाता है कि गिनी जाती है, तो इसलिए पुल्लिंग है। तो जो पुल्लिंग है तो ए हो जाएगा, इसलिए पैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसे हो जाएगा। जो बुढ़िया है, बुढ़िया क्या है? हमारा डी नंबर आंसर निकल रहा है, क्योंकि जो शक्तियां हैं, ये शक्ति ही की शक्ति जो होता है, उसमें क्या होता है, जो बड़ी ई होती है, बड़ी मात्रा हो जाती है, वो क्या हो जाता है, छोटा ई में छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन हो जाती है। जैसे ये बोल दिया जाए कि लड़की, लड़की में क्या होता है, लड़कियां, छोटी की और यहाँ हो जाता है लड़कियां। नदी, नदियां। तो जो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है, जैसे नदी है, नदी में बड़ी है, वो छोटी ई में बदल जाएगी और इया हो जाएगा, इया, न दी या, ये हो जाता है। ये चेंज हो जाता है, बड़ी ई छोटी ई में चेंज हो जाता है। तो हमारा इसलिए शक्तियां ये भी है, कपड़े भी हैं बहुवचन, पैसे भी है। बचा डी नंबर बुढ़िया। बुढ़िया जो है डी नंबर सही है, क्योंकि इया यह तो हो जाता है, या उसमें चंद्रबिंदी हो जाती, इया हो जाता है बुढ़िया, है ना, बुढ़िया। तो इसमें जो है, अगर बुढ़ी का मान लो, चलो ठीक है, बुढ़ी का बुढ़िया हो जाता तो उसमें या अन हो जाता या चंद्रबिंदी हो जाती, लेकिन बुढ़िया नहीं होता है। डी नंबर सही हो जाएगा, ये एक बहुवचन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपदान कारक, करण कारक और कर्म कारक। संबंध क्या होता है? काकी के नानी ने, संबंध कारक होते हैं। अपदान क्या होता है? अलगाव, अलगाव एक होता है। मतलब अगर समझना है तो अपदान मतलब होता है अलगाव, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्ता ने कर्म को, इसमें को तो है नहीं, करण से, के द्वारा, से, के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, वृक्षों, हमको अर्थ मालूम करना पड़ेगा, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। मान लो चलो ठीक है, ये तो अपदान हो गया है और करण कारक हो गया। इसमें मतलब अपदान से के द्वारा, करण कारक मतलब करण कारक में से के द्वारा आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव होता है, उसमें अलगाव होता है, से के साथ अलगाव होता है। तो हमारा जो वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, तो उसमें क्या है, जो वृक्ष में पत्ते लगे थे, उसका जो झड़ना, उसका गिरना, उसका अलग होना, ये जो अपदान होता है, उसका उसकी ओर इंगित करता है कि यह अपदान है, न कि करण कारक है। से मतलब नहीं होता है, हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, हमको ये मालूम करना है। तो इसलिए अपदान कारक बी नंबर सही हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अपदान कारक हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा हमारा कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, ए नंबर, बी नंबर पृष्ठ, सी नंबर लज्जा, डी नंबर शिला। तो हमारा क्या हो जाएगा? पंख क्या हो, पंख क्या है? पंख क्या है? एक ये तद्भव शब्द है। तो हमारा यही शब्द जो है ऑप्शन सही हो गया है। पंख एक क्या है? तद्भव है। अच्छा, अगर पक्ष होता, पक्ष बोलते हैं पंख को, अगर पक्ष होता तो ये एक तत्सम शब्द होता था, इसलिए हमारा पंख सही है। जैसे बोल दिया जाए, आपको बताना है कि तद्भव तत्सम है। केश, केश क्या है? केश तद्भव है कि तत्सम है? सेठ, सेठ का, सेठ क्या है? तद्भव है कि तत्सम है? घटी, घटी तद्भव है कि तत्सम है? करेला, करेला क्या है? तद्भव है कि तत्सम है? तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? केश, केश क्या है? ये बाल का तत्सम रूप है। बाल क्या होता है? बाल को केश बोलते हैं, वो तत्सम रूप होता है। सेठ का जो श्रेष्ठिन होता है, सेठ एक क्या है? तद्भव शब्द है। जो श्रेष्ठिन है वो एक तत्सम शब्द है। घटी क्या होता है? घटी एक तद्भव शब्द है। जो घड़ी होता है, हाँ, तो घटी एक तत्सम शब्द है। जो घड़ी होता है वो एक तद्भव शब्द है। एक है करेला, जो करेला है उसको बोलते हैं कंदूर, कंदूर बोलते हैं करेला को, करेलों को क्या बोलते हैं? कंदूर। ये बोल दिया जाए श्रृंगार, मैं बोल रहा हूं, अच्छा श्रृंग, श्रृंग ये क्या है? श्रृंग क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? ये एक तत्सम है। और जो सींग होती है, भैंसों की सींग होती है, गायों की सींग होती है, उसको बोलते हैं श्रृंग। अच्छा, जो गोधूम होता है, गोधूम होता है, वो क्या होता है? गेहूं को बोलते हैं, गेहूं को। गेहूं जो है एक तद्भव शब्द है, गोधूम एक तत्सम शब्द है। ये हो गए कुछ तद्भव और तत्सम शब्द हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। मद, ए नंबर है, पूज, बी नंबर है, परवाह, सी नंबर है, कनिष्ठ, कनिष्ठ एक क्या है? अच्छा, ये जो कनिष्ठ लिखा है, अगर ये शुद्ध है क्या? शुद्ध है। तो अगर कनिष्ठता होता तो कनिष्ठ जो है ये एक शुद्ध शब्द है, एक तत्सम शब्द है। तो हमारा जो है ये विदेशज पूछा है, जो परवाह है वो एक विदेशी शब्द है, परवाह। तो हमारा सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ए नंबर, मोहन रो रहा है, बी नंबर, रामेश्वर गेहूं पिसवाता है, सी नंबर, मनोहर निबंध लिखता है, डी नंबर, सुधीर खाना खा रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है, एक होता है सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया के दो भेद होते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिया के, ये सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन में भी क्या होता है? गलत हो जाते हैं। ये सिंपल पूछ लेता क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये ऑप्शन देगा 1 2 3 4। तो क्रिया क्या होते हैं? दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें क्रिया जो फल होता है वो क्या होता है? कर्म पर पड़ता है, उसको बोलते हैं सकर्मक। जैसे राम, फल, स्पष्ट लिखना पड़ेगा, ये बोल दिया जाए राम फल
खाता है। तो दो हमारे इसमें क्वेश्चन बोलने के होते हैं, क्या और किसको। अगर बोल दिया जाए क्या खाता है तो फल खाता है, तो हमारा जो है ये कर्म तो आ गया है कि हमारा तो उत्तर मिल गया है कि इसमें जो है हमारा उत्तर मिल जाता है कि खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है। तो हमारा खाना क्या हो जाएगा? एक क्रिया है। खाना क्या हो जाएगा? मतलब वो खाना मतलब होता है जो खाता है वो क्या खाता है? वो क्रिया है। और फल क्या है? फल खाता है, एक कर्म है। एक फल क्या है? वो कर्म है, वो खा रहा है, वो कर्म है। और क्रिया क्या है? वो खा रहा है। तो हमारे क्रिया और कर्म जब दोनों मिल जाते हैं वो होता है सकर्मक क्रिया। जैसे अब इसमें देखो, ये तो अकर्मक का ही उदाहरण है, इसमें सकर्मक भी है। जैसा राम व मोहन रो रहा है, तो क्या रो रहा है? क्या रहा है? क्या रो रहा है? तो अब इसमें हमारा क्या का जवाब नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन है, रामेश्वर गेहूं पिसवाता है। क्या पिसवाता है? क्या का प्रश्न करना चाहिए, क्या के प्रश्न से हमको समझ में आ गया क्या पिसवाता है। तो गेहूं पिसवाता है, इसमें क्या आ रहा है? गेहूं निकल के आ रहा है क्या में। जैसा क्या लिखता है जैसा अगला ऑप्शन है मनोहर निबंध लिखता है, तो लिखता होना चाहिए इसमें लिखना। तो क्या लिखता है? निबंध लिखता है। तो क्या लिखता है? एक निबंध लिखता है। तो सी नंबर सकर्मक हो जाएगा। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो क्या का हमारा अर्थ निकल रहा है, इसलिए जो है। और जो ए है वह कर्मक क्रिया है, क्योंकि हमारा जो है जो क्या है, जो ऐसे हम क्या कर बोलते हैं कि क्या कर रहा है, क्या पिसवाता है, तो क्या रो रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अच्छा, ये बोल दिया जाए कि क्रिया की परिभाषा क्या होता है। क्रिया की परिभाषा ही होती है कि कोई कार्य है उसका होना, कोई कार्य है उसका होना समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बोलते नहीं खाता है तो खाना खाता है, पीता है तो पानी पीता है, पढ़ता है तो किताब पढ़ता है। तो ये क्या है? ये एक क्रिया ही है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।